हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज ये इसकी पार्ट नंबर 17 वीडियो है। इस लेसन की मैंने 16 वीडियो आपको करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोज आपने जरूर देख ली होगी। आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने कल भी आपको कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए थे। हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन 7 तक किए थे, तो आज 8वां क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसका आंसर आप खुद दे सकते हो अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो। इसमें देखो क्या कहा, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन। ये कहना चाह रहा है एथेनॉल था, एथेनॉल से हमने किसमें बदल दिया, एथेनोइक अम्ल में। परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। सबसे पहले हमें एथेनॉल का सूत्र पता होना चाहिए। एथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल। क्या होता है, एथेनॉल होता है अल्कोहल। उसका सूत्र होता है C2H5OH। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल। आयुपेसी नेम दे रखे है ये तो है एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नेम और ये है अल्कोहल का आयुपेसी नेम। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। तो ये कह रहा है जब एथेनॉल को हम एसिटिक अम्ल में बदलते हैं तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। आप इसे देखो भाई, ये अल्कोहल है C2H5OH। जब इसका ऑक्सीकरण हुआ तो किस में बदल गया, CH3COOH, एसिटिक अम्ल में बदल गया। तो ये कहना चाह रहा है जब ये अभिक्रिया होगी तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम क्यों कहेंगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 1 और 1 2। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी वजह से ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। या फिर हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, और यहाँ पे कितने हैं, 3 और 1 4। इस वजह से भी ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन ये इसमें बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें यहाँ आवश्यकता होती है क्षारीय KMnO4 की। ये अभिकारक होता है यहाँ पे क्षारीय KMnO4। या फिर क्या होता है, अम्लीय K2Cr2O7 होता है, और प्लस में उष्मा भी होती है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं ये लिखना है हमें। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो ये जो होता है ना KMnO4, ये ऑक्सीजन दे देता है इसे। और यहाँ से कितने हाइड्रोजन गए, 5 और 1 6 थे, और यहाँ पे कितने, 3 और 1 4। 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन जल निकल जाएगा बाहर, वो हमें दिखाना नहीं है। हमें तो केवल इसके बारे में लिखना है। अब हम लिखेंगे चूंकि एथेनॉल में वो एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल के परिवर्तन में, एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन के दौरान अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या तो बढ़ती है। किसकी संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन की। पहले ऑक्सीजन कितने थे, 1, अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन की संख्या तो बढ़ती है, परंतु हाइड्रोजन की संख्या घटती है। हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, घटती है, की संख्या घटती है। इसी कारण इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी कारण इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। अब हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग होती है, जैसे लोहा है, लोहे के टुकड़े टूट जाते हैं तो उन्हें आपस में जोड़ने के लिए जो हम उस पे वेल्ड करते हैं उसमें से एक वो निकलती है, मतलब
जो गैस निकलती है और उससे वो उसे लोहे को जोड़ देती है, उसमें वेल्डिंग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एक तो ऑक्सीजन होती है उसमें, और एक क्या होता है? एथाइन। इनके मिश्रण का उपयोग करते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन समझना है। साइंस में ना सबसे पहले क्वेश्चन समझने ही होते हैं, जो अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गए तो आंसर हम लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है ऑक्सीजन तथा एथाइन। भाई ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, और एथाइन का सूत्र क्या होता है? एथाइन। देखो एथ का मतलब कितने कार्बन बताए थे? 2। आइन का मतलब क्या बताया था? ट्रिपल वन। एन इन आइन, तो आइन का मतलब यहाँ पे ट्रिपल वन आएगा और एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। ये किसका सूत्र है? एथाइन का। ये कहना चाह रहा है जो ऑक्सीजन और एथाइन इन दोनों को आपस में मिक्सर किया जाता है, जो उसका मिश्रण बनता है ना, उसका उपयोग हम वेल्डिंग में करते हैं। फिर कहा जा रहा है कि क्या हम एथाइन, एथाइन क्या होता है? एथाइन तो यही है CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ऐसे भी लिख सकते हैं, H उधर भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। और वायु, वायु में क्या होता है? देखो वायु में ऑक्सीजन गैस होती है और ये भी ऑक्सीजन है, तो हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? वायु में भी तो ऑक्सीजन होती है, लेकिन वायु में ऑक्सीजन के साथ अन्य और गैसें भी होती है। वायु किसे कहते हैं? जो वायुमंडल है हमारे आसपास। वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। फिर कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन होती है 78% और ये होती है 21%, और बाकी और गैसेज होती हैं। तो इसमें ऑक्सीजन तो है, लेकिन इसके पास नाइट्रोजन भी तो है। जो नाइट्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन के प्रभाव को कम कर देती है, इस वजह से हम इसका उपयोग वेल्डिंग में नहीं कर सकते। इसका हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, इसके साथ कोई और सी गैस तो मिक्स नहीं है। वायु में ऑक्सीजन तो है, लेकिन अन्य और गैसेस भी हैं, जो इसके प्रभाव को क्या कर देती है? निष्क्रिय, ऑक्सीजन के प्रभाव को। इस वजह से हम वेल्डिंग के लिए केवल ऑक्सीजन और एथाइन के मिश्रण का ही उपयोग करते हैं। ये हमें इसमें लिखना है, तो अब हम लिखेंगे चूंकि वायु में ऑक्सीजन के साथ साथ, ऑक्सीजन तो होती है, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन तथा अन्य गैसेस भी होती है, अन्य गैसें भी होती है। जो नाइट्रोजन होती है ना, ऑक्सीजन के प्रभाव को क्या कर देती है? कम। मतलब ऑक्सीजन अपना काम कर नहीं पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन है ज्यादा, जो ऑक्सीजन के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है। ऑक्सीजन के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। इसी कारण वायु तथा एथाइन का उपयोग वेल्डिंग के लिए नहीं किया जा सकता। इसीलिए एथाइन तथा वायु का उपयोग वेल्डिंग के लिए नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे करने वाले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है हमें? ऑक्सीकारक क्या होते हैं? मैंने आपको बताया भी था। तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं? वे तत्व या यौगिक जो अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, मतलब ऑक्सीजन देते हैं, वही क्या होते हैं? हमारे ऑक्सीकारक। तो इसमें हम लिखेंगे आंसर में वे तत्व या यौगिक, या तो वो अकेला हो सकता है या फिर उसके साथ और, मतलब कोई यौगिक बन जाएगा, कोई सूत्र। वे तत्व या यौगिक जो अभिक्रिया के दौरान, जब अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं, ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं, या ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो।
ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में ऑक्सीकारक हमने अभी पढ़ा था, एक था क्षारीय KMnO4। जो क्षारीय KMnO4 होता है ना, ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, जिसकी उपस्थिति में भी अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीजन की वृद्धि कर देता है वो। तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे क्षारीय KMnO4, या फिर दूसरा क्या बताया था, अम्लीय K2Cr2O7, वो भी क्या है हमारा ऑक्सीकारक, अम्लीकृत K2Cr2O7 आदि। तो हमने आपको ये 2 ऑक्सीकारक बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है 11वां। इसमें क्या कहा है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि कठोर है या मृदु। यहाँ पे जल है कि जल कठोर है या मृदु, कि जल, ये क्वेश्चन में ही है कि जल कठोर है या मृदु। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, आपके पास है डिटर्जेंट जिसे आप बोलते हैं सर्फ, जिससे कपड़े धोते हैं घर में, आप मार्जक भी बोलते हैं इसे। तो आपके पास ये है और आपके पास 2 प्रकार के जल है। देखो, एक तो जल ये है, एक जल ये है। एक में कठोर जल है, एक में मृदु जल है। हम देख के ऐसे नहीं जांच कर सकते इसकी कि इनमें से कौन सा कठोर है कौन सा मृदु। हमें यूज करना है, हमें मृदु जल चाहिए इसमें या हमें कठोर जल चाहिए। तो हम कैसे पहचानेंगे, देख के तो दोनों पानी एक जैसे हैं, समुद्र का जल भी और हमारे घर का जल भी सब सेम ही लगते हैं देखने में। तो इनमें से हमें पहचान करनी है। तो हमारे पास है डिटर्जेंट। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, क्या मतलब आपके पास डिटर्जेंट है केवल, इसका उपयोग करके क्या आप बता सकते हो कि कौन सा कठोर जल है कौन सा मृदु। तो हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, हम इसमें भी डिटर्जेंट खोल के देखेंगे, इसमें भी। मैंने आपको बताया था जो डिटर्जेंट होता है ये कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ अच्छी मात्रा में झाग देता है। ये इसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के साथ अच्छी धुलाई करेगा, मतलब इसमें भी इतनी झाग देगा, कठोर जल में भी मृदु में भी। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, नहीं, हम डिटर्जेंट का उपयोग करके नहीं बता सकते कि कौन सा जल कठोर है और कौन सा जल मृदु है। जबकि अगर हमारे पास साबुन होती तो साबुन का उपयोग करके जरूर बता देते, क्योंकि जो साबुन होती है ना वो मृदु जल में तो अच्छी मात्रा में झाग देती है लेकिन कठोर जल में नहीं देती। तो अगर इसकी जगह यहाँ पे होता साबुन तो हम कहते हैं हाँ कि साबुन का उपयोग करके हम बता सकते हैं कौन सा जल कठोर है और कौन सा जल मृदु, लेकिन डिटर्जेंट का उपयोग करके हम नहीं बता सकते। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, नहीं, डिटर्जेंट का उपयोग करके हम नहीं बता सकते, नहीं, डिटर्जेंट का उपयोग करके हम कठोर व मृदु जल की पहचान नहीं कर सकते हैं। हम कठोर व मृदु जल की पहचान नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो।